नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सोए हुए किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने अपनों पर ही जताई आशंका। परिवार में मच गया है कोहराम। महिला मरीज का किडनी निकालने वाले नर्सिंग होम की एक और करतूत। हॉर्निया का ऑपरेशन कर हटा दिया हाइड्रोसिल, मरीज की हालत गंभीर। और कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेसियों में जश्न का माहौल, एक साथ मना रहे हैं होली और दिवाली। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सोए हुए एक किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुजफ्फरपुर के औराई थाना जोकी गांव का है। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। घटना स्थल से एक कट्टा बरामद किया गया। बताया गया कि 55 वर्षीय राजकुमार मंडल किसान थे। अपने डेरा पर रहकर मवेशियों की देखरेख करते थे। उनके 3 बेटा और 1 बेटी है जो दूसरे राज्य में काम करते हैं। शनिवार की सुबह साफ सफाई करने के लिए उनका छोटा भाई डेरा पर पहुंचा। बड़े भाई को बेसुध देख जगाने की कोशिश की। पलटकर देखा तो पीठ पर गोली लगी थी। गोली मार हत्या किए जाने की बात आग की तरह फैल गई। गांव वालों की भीड़ जुट गई। मृतक के भाई अशोक कुमार मंडल ने बताया कि वह बेसुध होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे। पलटने पर पता चला कि पीठ पर गोली मार दी गई है। मृतक की पत्नी जगतारण देवी ने बताया कि रात में मुर्गा चावल खाकर 9:30 बजे डेरा पर सोने के लिए चले गए। सुबह में पता चला कि गोली मारकर किसी ने उनकी हत्या कर दी है। और आई थाना अध्यक्ष रूपक कुमार ने कहा कि परिजनों के आवेदन के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी अशोक मंडल जी है, उनका भाई जो है वो घर तो अंदर है गांव में, लेकिन वो यहाँ डेरा है जो कि यहीं रहते थे। और सुबह यानी ठीक कुछ देर पहले हमको पता चला कि भाई गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। उनके क्या भी थे, किसान भी थे, मजदूरी करके राजमिस्त्री का काम करते थे और खेती किसानी भी करते थे। क्या लग रहा है आपको घटना देखिए, ऐसे तो कहना मुश्किल है कि भाई क्या, क्योंकि इनका तो कहीं से कोई उस ढंग के जो होता है ना सिद्धांत हो या उस ढंग का जो मजदूर और किसान थे, इसीलिए वैसा तो किसी के साथ कोई दुश्मनी था नहीं। और आज तक वैसा कहीं से कोई सुनने को भी नहीं मिला था, या कोई परपंचायती भी होता है गांव समाज में कि भाई लाओ जो इसके साथ किसी न किसी को है कोई घटना उठना, ऐसी बात तो है नहीं। ग्राम जोकी में राजकुमार मंडल पिता महेंद्र मंडल 55 साल के हत्या रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार कर। सब देखने से क्या प्रतीत हो रहा था? गोली मारने से हत्या। सब आगे की प्रक्रिया क्या की जा रही? पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, आवेदन देने पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के गरहा हथौड़ी रोड सनाठी के खेत में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में काम कर रहे मजदूरों की नजर लाश पर पड़ी। उन लोगों ने शोर मचाकर गांव वालों को सूचित किया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव का सिर्फ कंकाल बचा था। जानकारी मिलने पर बोछा पुलिस भी पहुंच गई। हाथ में चूड़ी और पैर में पायल होने से अनुमान लगाया गया कि लाश किसी महिला की है। सनाठी में पिछले दिनों अर्जुन बाबू पशु मेला लगा था। मेला देखने हजारों की भीड़ आई थी। गांव वालों का मानना है कि उसी दौरान इस महिला के साथ दुष्कर्म कर मार दिया गया होगा। पुलिस ने कंकाल को एसकेएमसीएच भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कहाँ मिला है डेड बॉडी? ये मकई में मिला है। लाश सड़ गया हुआ है। लाश सड़ गया हुआ है। हाँ मेले के बेर के है।
चूड़ी पायल सब पहन हुआ है। कुछ दिन पूर्व में ही एक महिला है जो उसको लग रहा है कि दुष्कर्म या कुछ मृत्यु मार कर भी फेंका जा सकता है, जो बहुत दिन हो जाने के कारण शरीर सड़ गया है। तो उसे प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। और अभी जांच का विषय है, इसको SKMCH के लिए भेजा जाएगा। ये गढ़ा हथौड़ी रोड है और राम सेवक सा का मकई खेत है, जो आज काट रहे थे, तो उसी में खबर गया पुलिस को कि एक सड़ा हुआ लाश है। इस डेड बॉडी का सर कोई पहचान? डेड बॉडी का पहचान नहीं है। महिला है, उसके हाथ में चूड़ी उड़ी का निशान है, तो इससे प्रतीत होता है पायल वेल है और अंगूठी है हाथ में, तो उसे प्रतीत हुआ है कि बाल है बड़ा बड़ा है। तो आगे की प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया SKMCH भेजा जा रहा है, वहाँ DNA टेस्ट के लिए प्रतिवेदन बना कर दिया जाएगा। तो डेड बॉडी से क्या लगता है, यंग है या ओल्ड है? लगभग 35-40 हम उम्र का तो सत्यापन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल कंकाल है, तो इससे तो कोई अंदाजा नहीं। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। सर कैसे इसका सूचना है? ये ग्रामीण लोग हैं यहाँ से, जो खेत काट रहे थे ना, तो वहाँ का मजदूर है, ये फोन किया कि सर ऐसा बात है, तो हम लोग आए। शनिवार की सुबह जॉगिंग के लिए निकले एक युवक को चाकू मारकर अपराधियों ने मोबाइल और पैसे लूट लिया। घटना मुजफ्फरपुर के बोछा थाना सनाठी गांव की है। घायल अवधेश सहनी का पुत्र शिवम कुमार लुटेरों में से एक को पहचान लिया। उस समय तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ ही देर बाद चाकू मारने वाला युवक उसी रास्ते आ गया। तब तक शिवम ने घटना की जानकारी गांव वालों को दे चुका था। मौके पर कुछ लोग पहुंच भी गए। जैसे ही लुटेरे नजदीक आया, ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा। उसकी पहचान सनाठी गांव के सीताराम राय के पुत्र किशुन राय के रूप में हुई। शिवम ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे बाइक सवार 3 युवक चाकू मारकर मोबाइल और पैसे छीन लिए। उस वक्त सभी फरार हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद चाकू मारने वाला युवक लौट आया और ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते बोछा पुलिस मौके पर पहुंच गई और पकड़े गए युवक को अपने कब्जे में ले लिया। वो हमारे बेटा का सबने चाकू मार दिया। क्या नाम है आपका बेटा? क्या गणेश सहनी नाम है। आपके बेटा का? शिवम कुमार। शिवम आपके लड़का है? हाँ, हमारा भतीजा हुआ, हमारे अवधेश के लड़का हुआ। अवधेश का क्या हुआ है? उनके साथ क्या हुआ है? उसको न देखेगा, छूड़ा मार दिया और मोबाइल भी छीन लिया रास्ते में, और पेट में छूड़ा भी मार दिया है। आप लोग पकड़? वो बोलता है कि हम उसको जो है बाद में गोली मार देंगे, पूरे खानदान के पूरे परिवार को गोली मार देंगे, ऐसा बात बोलता है ना। अच्छा, धमकी भी दे रहा है? धमकी भी दे रहा है, ये बात बोलता है। कहाँ का है, पहचान है? अरे यहीं का है, चौकदार के घर के पास है। मैं रनिंग करने के लिए सुबह जा रहा था, लगभग 3:30 हो रहा था। इधर से जा रहे थे सीसा फैक्ट्री होते हुए गए, वहाँ पावर हाउस है, वहाँ पे ये लोग आ रहा था इधर से, तो हम मोबाइल चलाते हुए जा रहे थे, दौड़ रहे थे, तो थक गए थे, तो वहाँ पे रुक गए थे। तो उसके बाद में ये लोग आया, उतरा और उसके बाद चाकू दिखाने लगा, बोला कि चल मेरे साथ मोबाइल दे। नहीं दिए तो इसे पकड़ के बाइक पे बैठा लिया। उसके बाद यहाँ सीसा फैक्ट्री तर आया, तो नहीं रोक रहा था हमको, बोला क्या कि हम आपके गाँव के आदमी को जानते थे। हम बोले उसको घर ले चलो था, जानता है तो बोला कि बोले नहीं ले जाने के, बोले इसे चोर है, मार दो इसको। तो इसे चाकू निकाल के मारने लगा, फिर लाते इतना मारा कि सांस नहीं लिया हो रहा था। हाँ, उसके बाद में मोबाइल लेके भाग गया। उसके बाद हम चले आए, उसको लगा कि हम मर गए हैं। तो फिर ये कैसे पकड़ा है? हम इसका चेहरा देख चुके थे। चेहरा पहचान रहे थे? हाँ, चेहरा तीनों का पहचान लेते। ये तीनों का लगा कि हम गाँव के नहीं है, कहीं और के हैं। हो सकता है ना कि इस औरों के साथ ऐसा किया होगा या करता होगा पहले से। पोखरी और ले जाए तो घींच के उन्हें मार के बिगे लागी ना, खेत में पहले धकेल दिया था। ये घटना है, हमारा ये भतीजा है, गया था जॉगिंग करने 3:30 बजे। ये लोग पकड़ लिया 3 आदमी से, और चक्कू दिखा के गाड़ी पर बैठा लिया और ले जा रहा था पोखरी के तरफ। तो हमारा भतीजा कूद गया गाड़ी पर से, और तभी भी पकड़ के खींच के ले जा रहा था। वहाँ पे एक औरत के मार के भी बिगा हुआ है उस साइड में। हम वहाँ पे गिलास फैक्ट्री के पास इसको पकड़े। हम लोग हमारा भतीजा इसको चिन रहा था, हम गए हैं तो उधर गिलास फैक्ट्री के पास ही था, तो वहीं पे पकड़े हैं इसको, और रंगदारी से बतिया रहा था। घटना किया 3 बजे? हाँ, 3:30 बजे। हम लोग सुबह गए हैं देखने उधर, तब पकड़ाया है। और चाकू नहीं मारे, बाइक से कूदा है, लेकिन उस पर तो चाकू हुआ है सब।
मोबाइल को चुराया नहीं, तो मोबाइल जब कूदा गाड़ी से तो मोबाइल गिरा, मेरा बेटा मोबाइल उठा लिया। अच्छा, तो बाद हम कहते दो मोबाइल दे ना, गाड़ी पर बैठा के गए चौके पर लगते रही, कूद गए गाड़ी पर। तो गाड़ी पर काला बिठाया? हम बैठाया, हम नहीं पहचाना, 4 रोज पहले हमको भी घर में चोरी हुआ, इसलिए बैठाया तो खाली पैर कहाँ जा रहा है सब लोग, यही बात हम पूछे। आपके भी घर में चोरी हुआ? हाँ, 4 दिन पहले चोरी हुआ, 35,000 रुपया, हमारा मोबाइल। अच्छा, तो आपको जैसे 4 दिन, 1 मिनट रुकिए, 4 दिन पहले आपके घर में चोरी हुआ। हाँ। और आज जैसे आप आज इनको पकड़े? नहीं, तो पकड़े नहीं इनको, हम खाली पूछे तुमको घर कहाँ, तो बोला सनाटी। हम गाड़ी में बैठो, चलो सनाटी घर है, तुमको पापा के देखते हैं, छोड़ देंगे। तो गाड़ी पर से कूद गया, उसको बैठ गया, उसके बाद कुछ आया, उसके बाद कूद गया। मुजफ्फरपुर में जलेबी तोड़ने के दौरान एक 15 वर्षीय बच्चे के साथ बड़ा हादसा हो गया। जलेबी के पेड़ के ऊपर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ जाने से जिंदा जल गया। उसकी पहचान 15 वर्षीय राजा के रूप में हुई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना औराई प्रखंड परिसर के मनरेगा भवन के पास की है। सूचना मिलने के बाद औराई थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। बताया गया कि राजा घर से खाना खाकर निकला और प्रखंड कार्यालय के पास जलेबी के पेड़ पर चढ़ गया और डंडे से जलेबी तोड़ने लगा। उसी दौरान अचानक 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना देखते सर, जलेबी तोड़ने में घटना घट गया। हम क्या पता लगा आपको? पता हमको तो दूसरे कहा कि सब फन्ना का लड़का फन्ना जलेबी तोड़ने में जड़ गया, करंट लग गया, यही बोला है। दूसरे हम तो देखो नहीं। कितने साल का लड़का था? 16 साल। क्या करता था? भैया करते वही पढ़ाई करता था, क्लास में ऐसे ट्यूशन पढ़ता था, क्लास में नहीं। 10 बजे करीब निकला होगा, 10 बजे, 10:30 बजे। वही ठेला खींचते हैं, ठेला वाला चलाते हैं। बिहार की ट्रेनों में सक्रिय अंतर्राज्यीय नशाखुरानी गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह पंजाब, हरियाणा समेत अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों से बिहार पहुंचते थे। ट्रेन के भीतर यात्रियों से दोस्ती करते हैं, फिर नशा खिलाकर रुपए पैसे लूट लेते हैं। मुजफ्फरपुर रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना के रामगंज निवासी मानिक उर्फ संजय अली है। इसके पास से यात्रियों ने 3500 रुपए भी बरामद किए। पूछताछ में उसने बताया कि हरियाणा समेत अन्य राज्यों से बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाते हैं, यात्रियों के साथ घुल मिलकर नशा पिला देते हैं और उसका सामान लूट लेते हैं। फरार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया गया कि बीते 3 मई को आरोपी और उसके साथी ने हरिहरनाथ एक्सप्रेस में यात्रियों को निशाना बनाया था। यात्रियों में अवधेश उपाध्याय, जितन राय और मिट्ठू कुमार शामिल है। ये लोग अंबाला जंक्शन पर ट्रेन में बैठे थे। इसके पास ही दोनों जाकर बैठा था। मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले तक दोनों ने उनका विश्वास जीत लिया था। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही राजू सर्कुलेटिंग एरिया के पास बैठकर बातचीत करने लगा। इस बीच आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशा की दवा मिलाकर तीनों को पिला दिया। तीनों से 15,000 नगद और 3 मोबाइल लेकर भाग गए। राजू दिल्ली उतर गया, जबकि संजय अंबाला भाग निकला। राजू को 5,000 रुपए देने गए। मोबाइल बेचने के बाद उसका आधा पैसा बाद में दिया जाता। शेष 10,000 रुपए संजय अपने पास रख लिया। बताया गया कि घटना को लेकर यात्रियों में FIR दर्ज कराया था। FIR दर्ज होते ही दरोगा विवेकानंद ने जंक्शन पर लगे CCTV को खंगाला। इसमें मानिक देखा गया। इसके बाद उनके हुलिया का मिलान यात्रियों से कराया गया। हुलिया मिलान होने के बाद टेक्निकल सेल की मदद ली गई। इसके बाद संजय उर्फ मानिक का लोकेशन हरियाणा के अंबाला में मिला। रेल पुलिस की एक टीम अंबाला पहुंची। वहां लोकल पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहां से उसे मुजफ्फरपुर लाया गया। एक नशाखुरानी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पता चला है, जिसमें उन्होंने घटना करी थी। हमारे यहाँ 11 मई को उसकी एक FIR दर्ज हुई, जिस पर टीम बना करके उसकी शिनाख्त करते हुए टीम जो है अंबाला पहुंची। अंबाला से मानिक उर्फ संजय अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस्लामपुर बंगाल का रहने वाला है। इसके 2 अन्य साथियों की भी पहचान हुई है। ये लोग अंतर्राज्यीय नशाखुरानी गिरोह चलाते थे, जिसमें कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला के पिला देते हैं और यात्रियों को लूट लेते हैं। इस प्रकार एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। उनके पास से रिकवरी भी की गई है।
इनके गैंग में और भी कोई शामिल है कुछ? इनके गैंग में 2 और शामिल अन्य लोगों की बात पता चली है, जिनके बारे में शिनाख्त की गई है और छापामारी की जा रही है। कैसे सर ऑपरेट करते थे इस गिरोह को, कुछ बताया? जो अभी तक बातचीत से सामने आया है उसमें यही है कि ये कोल्ड ड्रिंक में नशा की दवाई मिला देते थे और विक्टिम को पिलाते थे और उसके बाद उसके रुपए पैसे मोबाइल लेकर के फरार हो जाते थे। कर्नाटक विधानसभा की करीब करीब सभी सीटों के परिणाम आ गए हैं। पिछले 38 सालों का ट्रेंड बदलता नहीं दिखा। ट्रेंड के अनुसार एक बार फिर राज्य में सरकार बदल रही है। कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। मुजफ्फरपुर सहित पूरे देश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने तिलक मैदान रोड में ढोल नगाड़ा बजाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। जमकर पटाखे फोड़े। कांग्रेस नेताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि इस बार कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर आकर देश में मोदी जी की नफरत की राजनीति को नकार दिया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी जान गए कि हमारा उपयोग कौन कर रहा है, राम का लाभ कौन लेना चाहता है। भगवान बिगड़ गए और फिर कांग्रेस को पूरा समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी परिवर्तन होगा। प्रदेश प्रवक्ता धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि कर्नाटक की कर सत्ता पाया जा रहा है, इस पर भी भगवान ने अंकुश लगाया है। मौके पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष सूरज दास, केदार पटेल, विजय यादव, उमा शंकर सिंह, डॉक्टर जमाल नसीर सहित दर्जनों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक की जीत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जीत है, सभी जाति सभी धर्म की जीत है। और वहाँ पे यह बता दिया कि ये जो प्रचार मंत्री है बयान बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धराशायी हुई है। रोड शो किए, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम वहाँ के स्थानीय सीतारमैया और जी शिव कुमार से लेकर तमाम AICC के तमाम नेता और प्रदेश के तमाम नेता को हम बधाई देते हैं। वहाँ के सम्मानित जनता को बधाई देते हैं कि जो धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे थे, आज बजरंगबली भी उस पर गदा चला दिए और गुस्सा गए। हमारे जो प्रभु रामचंद्र जी के जो भक्त हैं हनुमान जी, और यह भगवान भी कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के अमाम हैं। आगामी यह कर्नाटक जो है ये झांकी है, संपूर्ण भारत बाकी है। काम करने वाली सरकार रहेगी। जिस समय कांग्रेस की राज थी 400 रुपये सिलेंडर था, 100 रुपये से कम पेट्रोल डीजल थे। आज जो है महंगाई चरम सीमा पर है। 1300 रुपये टिकट राजधानी का था, आज 2600 रुपया हो गया। तमाम महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में अराजकता आ गई है और यह जो है कि उद्योगपतियों का सरकार है, अडानी और रिलायंस की सरकार है। गरीबों और मजदूर किसान पिछड़ों दलित की सरकार नहीं है। इसलिए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये बेईमानों का राज बदल दो। यह जो है झांसा देकर जो है कि यह वोट लेने का काम किए। 14 में भी वही हाल किए और 19 में भी वही काम किए। आज जो है कि जनता, नौजवान, तमाम लोग यह जान रहे हैं कि काम करने वाली सरकार, जहां बेरोजगारी अगर ग्रेजुएशन करते थे तो मल्टीनेशनल कंपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती थी, लाखों रुपया का प्लेसमेंट मिलता था। आज चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। नौजवान खड़ा हो गया है इस सरकार को बदलने के लिए और हम हैं भगवान के पुजारी, हम भी हैं, तमाम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी आज जो है, जो भारत, जो नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यह देश चलाने का काम किया और इस देश को विकास किया है, यह जातीय रंग और धर्मवाद का रंग ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आने वाला समय में काम करने वाली सरकार कांग्रेस सरकार आएगी और हम तमाम लोगों को, जनता को, कर्नाटक की जनता को और मीडिया भाइयों को, तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं। जिला देखिए, कर्नाटक की जीत निश्चित रूप से देश में परिवर्तन की जीत हुई है
और देश में जो ये संप्रदाय के सद्भाव बिगाड़ करके और कहीं कहीं सत्ता को पाया जा रहा है, इस पर भी भगवान ने अंकुश लगाया है कि आप मेरा नाम लेके जिस तरह से राजनीति को कर रहे हैं, ईश्वर अब निश्चित रूप से अब कांग्रेस के साथ है। ये आप सबों के माध्यम से पूरे आवाम को पता चल चुका है। हम आप लोगों के माध्यम से बिहार सहित समस्त देश के कांग्रेस जनों को और कर्नाटक के सभी मतदाता मालिकों को बधाई और शुभकामना देते हैं और देश की जो दिल्ली की सरकार है उसको आगाह करना चाहते हैं कि जल्द से तख्त खाली करो। कांग्रेस अब वहां आ रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। बस देश में आने वाली है कांग्रेस की सरकार, मिलीजुली सरकार, जो कांग्रेस गठबंधन का जो देश भर में हवा बह रहा है, कर्नाटक से शुरू हुआ है और पूरे देश पर कब्जा करेगा कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से लेकर सभी कांग्रेस नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बधाई है। क्या लग रहा है इस बार हनुमान जी काम नहीं दिए? हनुमान जी जान गए कि हमारा उपयोग कौन कर रहा है, हमारा नाम का लाभ कौन लेना चाहता है। भगवान बिगड़ गए और फिर कांग्रेस को पूरा समर्थन दे दिए। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है, बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है। जीत नहीं है, एकदम बिहार का देश का नक्शा बदल जाएगा। आगे आने वाले दिनों काम करने वाली सरकार आएगी। 24 से परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन हो गया। अब शुरुआत हो गया तो परिवर्तन होगा। हो गया, भरोसा जताना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आम लोगों ने भरोसा जताया है। भारी जीत हुई है अभी तक। क्या रसोई गैस का मुद्दा रहा वहाँ? सारा महंगाई कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और महंगाई से लेकर हर काम में जो जनता को तकलीफ है उसको दूर किया जाएगा। बजरंगबली काम नहीं आए? बजरंगबली जी तो आशीर्वाद दे दिए कांग्रेस को। यह है कर्नाटक में, और उस जीत से हम लोग ये जानते हैं कि जुमलेबाजों की सरकार अब खत्म हो गई है। क्या लग रहा है आप चंदन करके आई है? भगवान तो बीजेपी का नहीं, अब जो है ना बजरंगबली जो है कांग्रेस को जो है सो भारी बहुमत से जिता दिए हैं। बजरंगबली कांग्रेस के साथ और राम जी किसके साथ रहेंगे? राम जी तो भक्त है बजरंगबली के ना। राम जी के ही भक्त तो हनुमान जी हैं। अभी कलयुग में हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है। हम लोग तो सीताराम जानते हैं, जय श्री राम तो वो लोग नया परिभाषा बनाए। हम लोग तो सीता माता पहले फिर राम, उन्हीं के भक्त हनुमान जी, और हनुमान जी ही आज कलयुग के भगवान है और उन्होंने आशीर्वाद कांग्रेस को दे दिया है। मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सकरा के जिस फर्जी नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर ने बच्चेदानी की जगह किडनी निकाल ली, वहीं अब एक मरीज के हॉर्निया के ऑपरेशन के नाम पर उसका हाइड्रोसिल काट कर हटा दिया गया। सकरा थाना रेलवे फाटक के निकट शिव शक्ति नर्सिंग होम में बीते 10 अप्रैल को सकरा वाजिद के रहने वाले कैलाश महतो का हॉर्निया का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी। उसके पेट में हाइड्रोसिल में सूजन आ गया। 2 दिन बाद फिर उसी अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन किया गया, जिसमें मरीज का हाइड्रोसिल भी काट कर डॉक्टर ने हटा दिया और परिजनों को बताया कि बीमारी की असली वजह ही हटा दिया है। दोबारा ऑपरेशन होने के बाद मरीज की हालत और बिगड़ गई। परिजन मरीज को दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहा, लेकिन अस्पताल वाले ने उसे जाने नहीं दिया। फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से उसे मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां उसका पेट खोल दिया गया। इधर सकरा वाले निजी अस्पताल के लोग फरार हो गए और पीड़ित परिवार को लगातार डराया धमकाया जाने लगा। परिजनों ने बताया कि मरीज की हालत ठीक नहीं है। मरीज कैलाश महतो जिंदगी और मौत के बीच है। कैलाश महतो की 2 बेटियां हैं जिसकी शादी करनी है। ऐसे में गलत ऑपरेशन की वजह से पूरा परिवार बर्बाद होने के कगार पर है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कर फर्जी डॉक्टर और फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमको हरोनिया बहुत दर्द करता था, तो हम सोचे कि हरोनिया का ऑपरेशन हम करा ले। तो यहाँ हमारे घर के आदमी सब ऐसे कहे कि चलिए वहाँ मुजफ्फरपुर क्या बोलता है मेडिकल, हाँ मेडिकल में गए तो वहाँ से जाँच उची लिखे। 2 दिन गए वहाँ पर, तो सब टेस्ट उस्ट लिखे करा लिए। डॉक्टर साहब फिर गया डॉक्टर साहब को दिखाने गए तो बोले कि डॉक्टर साहब ऐसे 1 हफ्ता के बाद बैठेंगे। उतने देर में ऐसे यहाँ से है ना से सकरा थाना गुमटी के बगल में छोटा हॉस्पिटल झाजी बैठते हैं, क्या नाम है उनको,
शिव शक्ति, हाँ शिव शक्ति हॉस्पिटल वाले बोल रहे कि से यहाँ आइए से आपको हम कर देते हैं, बढ़िया से कर देंगे ऑपरेशन। अब फोन पर फोन करते थे तब वहाँ छोड़ दिए हैं, चले आए हम। हमको ऐसे हरुनिया का ऑपरेशन किए उसके बाद ऐसे पूरा पेट फूलने लगा। अब खूब पानी उनी हमको चढ़ा रहे हैं। कल होकर डॉक्टर साहब नहीं आए, परसों होके आए ना, तो फिर ऐसे हरुनिया को खोल के वो में से एगो हाइड्रोसिल काट के हमको घर वाला के बता दिए कि यार देखिए यह बीमारी में था, सब कुछ नहीं होगा। हाइड्रोसिल काट के हटा दिया, साफ हटा दिया। हमारे घर के आदमी सबको बता रहा है कि से ये मेन बीमारी है, आपको तो ठीक हो जाएगा। हमको और पेट फूला जा रहा है, बहुत परेशान, पानी उन्हें खूब चढ़ा रहा है, हमको पानी चढ़ा देंगे ठीक हो जाएगा। हमको स्थिति अब खराब होने लगा। तब यहाँ घर के आदमी सब, मुखिया सरपंच साहब सबको बुला के ले गए। मगर देखिए डॉक्टर ऐसे कर दिया है, तो कहा कि ठीक हो जाएगा। स्थिति हमको बहुत खराब होते जा रहा है। तब हमारे ये लोग बोले कि नहीं यहाँ से रेफर करो, ले जाओ मुजफ्फरपुर ले जाओ। तो हमको ये सब लाद फाद के मुजफ्फरपुर ले गए। वहाँ चन्नखिया होटल में हमको ऐसे भर्ती करवा दिए। ये लोग बोले कि जो खर्चा होगा सब हम देंगे खर्चा। वहाँ भर्ती करवा गया, ये लोग भाग आया। चाणक्य में भी ऑपरेशन हुआ? चाणक्य में भी पेट का ऑपरेशन हुआ। तो अब कैसी हालत है? अभी तो कुछ हल्का ठीक है। बात है कि यहाँ जो फर्जी डॉक्टर सब है वो हाइड्रोसिल निकाल दिया, हाइड्रोसिल हटा दिया, हमको पूरा काट के हटा दिया। पेट पूरा तरंग हो गया था, इतना फूल गया। कोई सीनियर मेडिकल में देखा ले ली, जांच करा ली, ऑपरेशन करावे के रहे। हम कहली करा ले, हुए थे ऑपरेशन। तो मेडिकल में ऐसे जांच करा के वहाँ से फोन यहाँ से कैले रहे। पहले यहाँ श्रीवास्तव डॉक्टर से देखलखिन ना, 2 आदमी कहलक कि से देखा लिए हियाँ। तो इनका जाके देखलखिन यहाँ श्रीवास्तव डॉक्टर से, बोलखिन कि जे हम 13,000 रुपया लेम, ऑपरेशन कर देम ही है। चल गई हमसे, कहली हियाँ न करावे जाए, पहले मेडिकल में वहाँ देखा उखा के हुए करा लेम। वहाँ देखैली तो वहाँ जाँच सब करा उरा लेली। जाँच करा उरा के कहली कराएम। तो हियाँ से लगातार फोन पर फोन करते रहे कि हियाँ आओ, हम ऑपरेशन हियाँ कर देम। कितना बार धुआं रही तो 10 मरतबे फोन। 7 तारीख के जन्म है, 7 तारीख अप्रैल में, ये महीना से पीछे, मतलब अप्रैल महीना में ऑपरेशन हुआ। क्या वो ऑपरेशन किया? पहला दिन ऑपरेशन पहला दिन हाँ हरुनिया का। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ था? तो उसके बाद पेट फूल गए इनका ना। तो हम कहली कि इतना पेट कला फूल जाए ऑपरेशन जो पेट ना फूले। जब बोली हुआ कंपाउंडर के नर्स के, तो कहे कि से बोलू गैस बन गए पेट में, गैस बन गए से गैस बोलू हम सुई से निकलवा दी छी। डॉक्टर सुई से गैस निकल? हाँ से बोलू सुई से हम गैस निकलवा देम। डॉक्टर साहब के बोलवेलक, फिर डॉक्टर साहब ले गए अंदर ओटी में इनका। हमरा ना मालूम कि ऑपरेशन होते से, फिर ऑपरेशन करे। हाँ सकरे में। अच्छा, ऑपरेशन करे के लिए अंदर में ओटी में ले जाके फिर से इनका मता के ऑपरेशन कर दिल। वही कथी हाइड्रोसिल कथी कहे निकाल दिल इनकरा। इतना बड़का गोला निकाल के लेके आला, कथी कहे कि से मेन बीमारी यही रहे से काट के हटा दिलिए। हाँ इनका पूरा मतवे रहे। तब पूछलिए जे फिर कथी करिए ऑपरेशन, फिर कह दिलिए तो हाँ से फिर से ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर के नाम की है जो ऑपरेशन? श्रीवास्तव डॉक्टर। श्रीवास्तव? हाँ श्रीवास्तव। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो पेट फूले लगल, तो पेट फूलते जाए, पानी टांगते गेल कहे कि जे पेट पच जाते, हम रिक्स ले छी से ठीक हो जाए। पेट फूलते गेली। तब सबके आदमी सबके जमा कली, मुखियो जी गेलन, सब आदमी सब जमा भेलन। तो कहली कि स्थिति इनका बहुत खराब हो जाते रहे, बच्चे के नबद न लई। तब लेके भगली, वहाँ से उठा भी नहीं देते रहे इनका, हॉस्पिटल से जाओ न जाए देते रहे न। हम कहली कि बगल में थाना है, हम थाना में पहले रिपोर्ट दे दी छी। मीडिया बोला के पहले हम अखबार में छपा उपा के तब हम जाए लेके इनका। तो हमरा न थाना में जाए दिलक, न उठावे देते रहे, जबरदस्ती लेके भगली हुआ हम मुजफ्फरपुर। तो वहाँ डॉक्टर क्या बोला? वहाँ तो रिक्शे न लेते रहे डॉक्टर साहब। ऐसे कोई हमको अथराइज कहीं से कोई खबर नहीं मिला है, ऑथेंटिक न्यूज नहीं आया है। आप ही के माध्यम से एक और मीडिया वाले कभी किए थे, उसको जरा सा भी कुछ आता है संज्ञान में, कहीं भी मीडिया में आ जाता है, लिखित में आ जाता है, तो मैं वहाँ के प्रभारी से शोकोज करूँगा। उसे टेलीफोन करके मैं जानकारी दे रहा हूँ।
लगातार जो है सर इनके खिलाफ जो कंप्लेन आ रही है, तो क्या कुछ सर इस पर कार्रवाई आगे? नहीं, फिर हम तय करेंगे कि सबको दिया हुआ है कि जितना ये अवैध है उसको बंद करने के लिए, और करामे नहीं मानता है तो उसको FIR करने के लिए, जहाँ जहाँ से नहीं हो पा रहा है वहाँ पर उनसे सख्त कार्रवाई के लिए हम फिर से पत्र लिख रहे हैं। नहीं तो सब कुछ करेंगे। इसमें आप लोग भी कुछ सपोर्ट कीजिए, सब लोग भी लोगों का अवेयर कीजिए कि सब तरफ पर लोग नहीं जाएं, और मैं भी अपने स्तर से जो भी मेरी सीमा है उस सीमा के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस मामले में पीड़ित के द्वारा बताया गया कि पहले वो SKMCH पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें 1 सप्ताह का समय मांगा गया था। तो ऐसे में सर थोड़ी सी बड़े संस्था में भीड़ होती है, और भीड़ के हिसाब से लोग चाहता है कि मैंने उसको बांट करके करने का। फिर भी मैं जब भी बात होता है सुपरिटेंडेंट से, तो मैं बात करूंगा कि मरीज जो आवे सो किसी से लौटने नहीं पाए, उसका समय के हिसाब से निदान हो, चाहे सर्जिकल हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो, अधिक से अधिक दिया जाए। ऐसे डॉक्टरों पर अभी क्या कुछ किया जाएगा सर, जो आरोपी डॉक्टर है? जरूर उन लोगों पर कार्रवाई के लिए सक्षम पदाधिकारी को मैं मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना मधुबन सूरज गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष के विक्की तिवारी, शकुंतला देवी, वहीं दूसरे पक्ष के जितेंद्र तिवारी और मीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को CSC में भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद मीना देवी को SKMCH रेफर कर दिया गया। दोनों पक्ष की ओर से थाने में शिकायत की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। सर, जब हम आए घर पर आए तो देखे कि मेरी माँ को मार रहा था। कहाँ के लोग? हमारे पटीदार लोग जितेंद्र तिवारी, नंदू तिवारी, मीना देवी और उनकी सास, और हमको रॉड से मार करके फोड़ दिया है, और माँ को कोदार के पास से मार कर फोड़ दिया है। आपको कौन लोग मारा? किस चीज़ से मारा? हमको रॉड से मारा है। मारने का कारण, घटना का कारण क्या लगता है? जमीन का विवाद है, जो हमारे ही जमीन में कल हला लिया है, लेटरिंग बना लिया है, और नापी नहीं करवा रहा है, और ज़बरदस्ती हमारा ही ज़मीन में सब कुछ बना रहा है, पक्का पिटवा रहा है। कौन लेटरिंग बना लिया है? जितेंद्र तिवारी कल हला दिया जी। नंदू तिवारी है उनका पिताजी का नाम। घटना का कारण क्या है? आज के घटना के कारण यही है कि आज हमारा माथा फाड़ करके 8 गो टाका लगा है हमारे से। किस लिए आज जो मारपीट की घटना हुई आपके साथ है, किसका क्या कारण? वो माँ गई थी वहाँ कल पर रोकने के लिए कि मत बनाओ, तो वहाँ पर माँ को मारा, बस हम गए बचाने। जी नहीं, पक्का करने के लिए। पक्का हो रहा था कल हलाने के बाद आज जी उसी का विरोध करने पर मारपीट हुआ जी। थाना में शिकायत किए हैं जी। क्या मांग चाहते हैं कि आप? हम चाहते हैं मांग कि हमारा ज़मीन को जल्द से नापी करवा कर जिसका है उसका दे दिया जाए। तो पहले से शिकायत किए थे जनता दरबार में? जी, ऐसे हम लोग पंचायत बैठाए थे उस समय, सब कहे थे, लेकिन उसका कोई नहीं माना। 2 बार नापी भी हुआ, लेकिन उसका कह रहा है वैल्यू नहीं है, हमारा है तो है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ट्रेड लाइसेंस शुल्क और स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं को लेकर परिषद कोर कमेटी की बैठक की गई। चैम्बर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाइसेंस 2 लाख तक व्यवसाय करने वालों के लिए 500, 2 लाख से 5 लाख तक का व्यवसाय करने वाले से 1000 का शुल्क तय किया गया है। वहीं 5 लाख से अधिक का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से 2500 का शुल्क तय किया गया है, जिसे लेकर सदस्यों ने अपनी असहमति जताते हुए उसे 1500 करने की बात कही। नगर आयुक्त नवीन कुमार और मेयर निर्मला साहू से चैम्बर का प्रतिनिधि मंडल मिलकर इन बातों को रखेगा। वहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिल में भारी गड़बड़ी को लेकर व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश है। इसे लेकर जल्द ही चैम्बर का प्रतिनिधि मंडल बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलकर बिजली की समस्याएं सदस्यों ने परिषद के समक्ष रखी। ट्रेड लाइसेंस के लिए हम लोगों ने जो निर्णय हुआ है नगर निगम के द्वारा, उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि जो पूरे शहर में ट्रेड लाइसेंस के नाम पर जो वेदना थी लोगों की कि भाई जितनी जोर ज़बरदस्ती कर कर के नगर निगम जो ट्रेड लाइसेंस का पैसा वसूल कर रहा था, वो अभी जो है सो रुक सा गया है। और अभी जो माननीय नगर आयुक्त नए जो आए हैं उनके द्वारा और वर्तमान महापौर के द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है कि
कि भाई ट्रेड लाइसेंस में जो भी लोगों को दिक्कत है उसको सरल कैसे किया जाए। तो उस क्रम में जैसे निर्णय लिया गया है उन लोगों के द्वारा कि जो 3 लाख रुपया तक का जिनका टर्नओवर है उससे 500 रुपया लिया जाए, जिनका टर्नओवर 5 लाख रुपया तक है उनसे 1000 रुपया लिया जाए, और जिनका 5 लाख से ऊपर का टर्नओवर है उससे 2500 रुपया लिया जाए। और उसके अलावा जो जैसे कि मान लीजिए मेला थिएटर के नाम पर जो लोग थिएटर है या मेला लगता है तो उनसे 1500 रुपया लिया जाए, और होटल रेस्टोरेंट नर्सिंग होम वगैरह के लिए 2500 रुपया लिया जाए। तो हमारा परिषद जो है और परिषद की जो कोर कमेटी है, परिषद के जो लोग हैं ऐसा महसूस करते हैं कि 3 लाख तक आपने 500 रुपया किया है, ठीक है, 5 लाख तक आपने 1000 रुपया किया वो भी ठीक है, लेकिन 5 लाख से ऊपर सीधे 2500 रुपया कर दिया जाना ये उचित नहीं लगता है। तो परिषद की ये मांग करती है कि ये 1000 रुपया के बाद 1500 रुपया का स्लैब होना चाहिए, यानी अधिकतम 1500 रुपया ट्रेड लाइसेंस के रूप में लिया जाना चाहिए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा नगर निगम को कि आम दुकानदार इससे जुड़ पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए कि अगर रकम रखते हैं तो उससे क्या होगा कि कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो फिर मान लीजिए उससे आय कुल मिला जुला करके कोई बहुत लाभ नगर निगम को नहीं होगा। तो इसमें अगर उस दायरे में सभी को लाना चाहते हैं तो अधिकतम 1500 रुपया ट्रेड लाइसेंस का होना चाहिए, ऐसा परिषद मानती है। स्मार्ट मीटर वाले में तो बड़ी शिकायत है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मुजफ्फरपुर की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि भाई स्मार्ट मीटर में हम जो लगवाए हैं हम जो सो प्री पेड, मतलब हम पहले पैसा का भुगतान कर रहे हैं, अब पैसा भुगतान कर रहे हैं, अब वो पैसा भुगतान करने के बाद माने 5 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा कि 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो विवाद इस विषय का नहीं है कि 5 दिन में ख़त्म हो गया कि 7 दिन में ख़त्म हो गया, क्योंकि हम जितना का रिचार्ज कराएंगे उसी के अनुरूप वो चलेगा। लेकिन आम लोगों की शिकायत जो है वो ये है कि एक तो मीटर फास्ट चल रहा है तो इसको देखा जाना चाहिए। दूसरा एक आया है कि एक डेफर्ड अमाउंट बोल करके ये लोग पैसे को काट ले रहे हैं। भाई डेफर्ड अमाउंट है क्या, इसकी जानकारी कंज्यूमर को होनी चाहिए। तीसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप पिछला किसी बकाया के नाम पर अगर डेफर्ड अमाउंट काट रहे हैं तो उपभोक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पीछे का बकाया क्या है। आपको पीछे का जो भी बकाया है उसका आप बिल बना करके उसको दे दीजिए। और आपने जो नियम बनाया है कि भाई 300 दिन में प्रोपोर्शनेट उसका पेमेंट हम पिछला बकाया लेंगे, तो वो उस बात की जानकारी आप उपभोक्ता को दीजिए कि भाई 300 दिन में आप इसका पेमेंट कर दीजिए। उसका मीटर चेंज कर रहा है, लेकिन आप बिना कोई पेपर दिए सिर्फ मीटर को चेंज कर देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग का ये कहना है कि जिस उपभोक्ता का भी आप मीटर चेंज कर रहे हैं उनको कोई भी रसीद आप उनको निर्गत कीजिए कि भाई आपका इतना हम जो अभी चेंज करने के समय आपका मीटर रीडिंग ये है, आपका जो भी आपको कुछ ना कुछ पेपर कंज्यूमर को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक बात आई कि भाई जो हम लोगों ने सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट कर रखी है, पहले तो पोस्ट पेड होता था मीटर, अब तो पोस्ट पेड का मामला रहा नहीं, अब तो प्री पेड का मामला है। तो फिर हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस करना चाहिए, ऐसी भी हमारी मांग है। इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा बात क्या है कि लोड, कि फॉर एग्जाम्पल कि हम 1 किलोवाट का लोड ले रखे हैं, हमारे यहाँ कंजम्पशन 1.5 का है, 2 का है, हम जानते नहीं हैं कि भाई 1 की जगह हमारा 2 का जो है, क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो 1 की जगह 2 का जैसे ही बढ़ता है तो वो फाइन के साथ आप उसका पेमेंट ले लेते हैं। तो होता कभी कभी ऐसा है कि मान लीजिए कि जो आपने फिक्स रेट जो आपने चार्ज कर रखा है पर किलोवाट, तो वो किलोवाट का जो है वो लोड बढ़ जाने के कारण वो क्या होता है कि अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कट जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने बिहार सरकार को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, विनियामक बोर्ड को भी लिखा है कि भाई मुख्यमंत्री ने फ्लोर पर कहा, सदन में कहा कि भाई जो किसी भी प्रकार की जो बिजली के दर में बढ़ोतरी की गई है वो उपभोक्ता के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उस पूरे बढ़ोतरी को वापस ले रहे हैं, उसका पेमेंट बिहार सरकार करेगी। लेकिन आश्चर्य है इस बात का कि मुख्यमंत्री के सदन में बोलने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो जो फिक्स चार्ज है
वो जितना बढ़ाई थी उतना ही फिक्स चार्ज ले रही है। जो हम लोगों का मान लीजिए पहले 40 रुपया डोमेस्टिक में अर्बन में हुआ करता था फिक्स चार्ज, वो 80 रुपया लिया जा रहा है। जो 180 रुपया कमर्शियल में अर्बन में था वो 300 रुपया लिया जा रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ का 140 रुपया था वो 280 रुपया लिया जा रहा है। तो हम लोग माने आपके माध्यम से भी यह मांग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट को, विनियामक बोर्ड को, कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए। नहीं तो फिर सदन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा कि फ्लोर पर बोली गई जो बात होती है वो कानून होता है, और फ्लोर पर बोलने के बाद भी अगर विभाग उस बात को नहीं मानता है तो ये कंप्लीट अवमानना का मामला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर के एडीआर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला जज मनोज कुमार सिन्हा ने इसके लिए न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ताओं के 18 बेंच गठित किए। इन बेंचों में 25,871 मामले को आपसी सहमति से निपटारा किया गया। जिला जज मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए कोर्ट में लंबित 4,362, पूर्व लंबित 21,023 और ग्राम कचहरी के 486 वादों को चिन्हित कर निपटारा किया गया। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर मामले का निष्पादन कराने की अपील भी की। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर परिसर में किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 26 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी और इस न्याय मंडल के अधिवक्ता बेंच के रूप में काम कर रहे हैं। और जितने भी क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस और सिविल के भी जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करके इसमें प्रेषित किया गया है। और आज पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से संभावना है कि लगभग पोस्ट लिटिगेशन में हम लोगों ने 5,000 केस आइडेंटिफाई किया है, और प्री लिटिगेशन जिसमें मोस्टली बैंक के केसेस हैं लोन से जुड़े हुए, वैसे केसेस 24,500 के आसपास हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो आज काफ़ी अच्छे संख्या में मुकदमों का निष्पादन आपसी सहयोग के द्वारा किए जाने की संभावना है। लोक अदालत सब बराबर लग रहे हैं, तो कोर्ट केसेस में कितने प्रतिशत की कमी है? हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे इस बार के लोक अदालत में हम लोगों ने कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें लगभग 5,000 के आसपास केसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। और हर एक बेंच का ये प्रयास है, उसके लिए 7 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस लगाए गए हैं। और पक्षकारों के आपसी सहमति से आज उम्मीद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोर्ट केसेस को डिस्पोजल करने की कोशिश करेंगे। कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा दी गई है। साथ में लेबर श्रम कार्ड के लिए ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा हमारे कार्यालय के द्वारा लाभार्थियों को दिया जा रहा है। आज के मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में शनिवार को आयोजित बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने 7 निश्चय योजना में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का जिले में अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ पहुंचाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक में जिले के सभी माध्यमिक एवं इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बीएसएससी, केवाईपी एवं एसएचए योजना के तहत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लाभुक विद्यार्थियों की काउंसलिंग यथाशीघ्र शुरू करने के लिए डीआरसीसी के प्रबंधक से संपर्क करें। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थियों जो अपना पढ़ाई छोड़ दिए हैं, सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को एसएचए का लाभ देने का निर्देश दिया गया। जो विद्यार्थी एसएचए एवं केवाईपी का लाभ लेने के बाद स्वरोजगार, नियमित रोजगार, सरकारी सेवा प्राप्त कर लिए हैं, वैसे लाभार्थियों की सूची आगामी बैठक में उपलब्ध कराने के लिए डीआरसीसी के प्रबंधक को निर्देश दिया गया। जो 7 निश्चय के अंतर्गत युवाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो डीआरसीसी से संचालित की गई हैं, आज उन योजनाओं की समीक्षा की गई और साथ ही साथ डीआरसीसी का जो बिल्डिंग है उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ
जो सारे लोग पोस्टेड हैं उनसे उनके फीडबैक लिया गया है और उनको डायरेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर निरीक्षण में सभी कुछ संतोषजनक पाया गया है और कई सारे मामलों में हम लोग, कई सारी योजनाओं में हम लोग 100% से भी अधिक उपलब्धि हासिल किए हैं गत वित्तीय वर्ष में 22-23 में। उसके लिए इन लोगों को शुभकामनाएं दी गई हैं। जहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा टारगेट से कम रह गए वहाँ पर और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए इस बार टारगेट दिया गया है। और सारे जो भी लोग हैं यहाँ पर वो लोग अपने काम में प्रॉपरली प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और इन सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से युवाओं को मिलनी है वो निश्चित रूप से बिना उनको कोई समस्या के और ससमय उनको दी जाए। मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद चुनाव को लेकर 9 मई से शुरू नामांकन की प्रक्रिया में अब तक 185 नाजिर रसीद ले चुके अभ्यर्थियों में से मात्र 47 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। शनिवार को मुख्य पार्षद पद के लिए 1, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 1 और वार्ड पार्षद पद के लिए 32 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। एसडीएम पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि 17 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 18 से 20 मई तक होगी। 21 से 23 मई के बीच नामांकन पत्र वापस लिए जाने की अंतिम तिथि तय की गई है। 24 मई को अंतिम रूप से चुनाव में शामिल उम्मीदवारों की सूची और उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। वहीं 9 जून को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि 11 जून को एमएसकेबी कॉलेज में मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी और चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। नहीं, कांटी में कांटी नगर परिषद का जो आसन चुनाव है जिसमें नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, आज की तिथि तक कुल 47 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य पार्षद का 8, उप मुख्य पार्षद का 7 और वार्ड पार्षद का 32 नामांकन प्राप्त हुए हैं। और आज की तिथि को देखें यानी 13 मई को देखें तो 1 मुख्य पार्षद के लिए, 1 उप मुख्य पार्षद के लिए और 17 वार्ड पार्षद के लिए नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं और नामांकन की अंतिम तिथि 17 तारीख है। उम्मीद है कि जो शेष जो बचे हुए हैं संभावित अभ्यर्थी वो लोग अपना नामांकन 17 के पूर्व तक दे चुकेंगे। अभी तक कुल हमारे यहाँ से 185 एनआर जो होता है नाजी रसीद लोगों ने प्राप्त किया है, तो उसमें से अभी तक केवल 47 लोग ही नामांकन दाखिल किए हैं। कल रविवार है, कल तो अवकाश है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन बचे हुए हैं और उम्मीद है कि हम लोग संपूर्ण नामांकन लेने में सफल हो पाएंगे। चुनाव को लेकर सर क्या कुछ? चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है पूरे क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में, और उसके लिए विभिन्न कोषांगों के गठन किया जा चुका है और सभी कोषांग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रमुखतया अभी नामांकन का जो कार्य चल रहा है, साथ ही साथ जो इसमें कर्मी जो लगेंगे चुनाव में, उसके लिए भी 1-2 सोमवार के बाद से उनका भी प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ईवीएम के FLC हो चुकी है और जैसे जैसे आयोग का निर्देश प्राप्त होता रहेगा, सभी कोषांग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ससमय करते रहेंगे। माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से मुजफ्फरपुर के मोती झील के एक होटल में 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। पहले दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन महेश्वरी सभा के अध्यक्ष सुनील मुंद्रा, निवर्तमान अध्यक्ष सत्यनारायण चांडक एवं युवा संगठन अध्यक्ष आकाश गठानी ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में महिला मंच एवं संस्कृति शाखा की पदाधिकारी भी उपस्थित रही। समर कैंप में 4 से 12 साल के बच्चे शामिल हुए। बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, फायर कुकिंग, मेडिटेशन, जुम्बा डांस, वाटर मस्ती भी कराई गई। महिला संगठन की अध्यक्ष राजश्री डागा, सचिव हेमा चांडक, कोषाध्यक्ष शालिनी गटानी, राज चांडक, वंदना, शरीता तोशनीवाल, निशा साबू, सीमा सोनी, शीतल डागा, पूनम गट्टानी, शुभ्रा मुंदारे, सोनिया, नेहा खटोर, खुशबू, अनु, सुमन शादरा, ममता चांडक एवं युवा संगठन ने कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान दिया। जय महेश। हम मुजफ्फरपुर महर्षि महिला संगठन के द्वारा 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को खूब मस्ती, गेम खिलाते हैं, वाटर मस्ती कराते हैं और बच्चों को कुछ अदर एक्टिविटी भी सिखाते हैं, जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाके बताएं कि हम लोग क्या क्या कराते हैं उन लोगों को। और थोड़ी बहुत हम लोग बच्चों को इस तरह के कुछ नाटक के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं, आज के जनरेशन के हिसाब से वो भी दिखाते हैं। क्या उद्देश्य करने का?
कि आज के ज़माने में जो बच्चों के लिए इतना क्राइम्स जो हो रहा है उसको लेकर उसके बारे में कुछ बताते रहते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग 4 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को ये समर कैंप करवाते हैं। मुंह और स्किन के समस्याओं के लिए अब उत्तर बिहार के मरीजों को महानगर में इलाज के लिए नहीं जाना होगा। उत्तर बिहार में लगातार बढ़ रहे मुंह से जुड़ी समस्याओं का निदान अब अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से बिहार में पहली बार मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा चौक पर शुरू हुए डॉक्टर हक डेंटल एंड हेल्थ सेंटर में लोगों के माउथ में होने वाली सारी परेशानी से उन्हें निजात मिलेगा। डॉक्टर हक डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर हक और डॉक्टर शोभना चंद्रा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। संस्थान के संचालक डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर शाकिर ने बताया कि लोग आज अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, मगर अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग मुंह का ख्याल सही ढंग से नहीं रखते, जिससे परिणाम काफ़ी घातक होता है और मुंह के कैंसर तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। में एक और नया चीज़ जुड़ने जा रहा है जिसका आज शुभारंभ हुआ है। मेरे पुत्र डॉक्टर शाकिर आलम जो कि एक डेंटल सर्जन है और उनका शोध पत्र रिसर्च वर्क जो है मुंह के कैंसर के ऊपर हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा जो कैंसर का केस मिलता है, कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं वो मुंह के कैंसर से, ताकि गुटखा, पान पराग, तंबाकू के सेवन करने से मुंह का कैंसर का सबसे ज़्यादा मरीज अभी है। तो मेरे पुत्र डॉक्टर शाकिर आलम इस मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ये पहला एक संस्था का आज उद्घाटन किए हैं जिसमें मुख से संबंधित कैंसर के रोगों का अर्ली में सबसे शुरुआत में ही जांच करके लोग को बता दिया जा सके ताकि आगे लोग इलाज के लिए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लेज़र तकनीक के द्वारा भी इलाज की सुविधा है और कॉस्मेटिक के अंदर जो आता है जो सौंदर्यीकरण के प्रति, जैसे बाल उगाना, स्किन को और उसमें सौंदर्य लाना, तो ये सब का भी मशीन हमारे यहाँ लगा है जिसके माध्यम से लोग सौंदर्यीकरण के प्रति भी आजकल लोग बहुत जागरूक हैं। तो कैसे उसके लिए भी वो लोग अपना लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। तो आज इसमें ये क्लिनिक तो 60 वर्षों से है, मुजफ्फरपुर में इतना पुराना कोई क्लिनिक नहीं है। आज इसमें एक नया जो चीज़ जुड़ा है कि मुंह के कैंसर से पीड़ित लोग या आगे होने वाला अगर कैंसर है तो उसको यहाँ शुरू में ही जांच करके लोगों को बताया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में अगर भाभा एटॉमिक कैंसर सेंटर ओपन कर रहा है, इसका मतलब जो अपना पूर्वांचल और सीमांचल का जो रीजन है वहाँ पे मुंह के कैंसर, मुख गला कैंसर के जो रोगी हैं वो बहुत। तो इसी संदर्भ में जब मैंने अपना रिसर्च किया मुख और गले के कैंसर से संदर्भ में, तो मैंने अपना रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी भेजा। जब मेरा रिसर्च अप्रूव हुआ उसके बाद मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को मुंबई कलकत्ता में करने के अलावा अपने खुद के शहर में शुरू करूँ। अपने सीमांचल और पूर्वांचल के लोग तंबाकू का सेवन बहुत करते हैं, जो खाने पे ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि थोड़ी गरीबी भी है, लोग इस चीज़ को भी जान रहे हैं तो खाना भी नहीं खा पाते हैं, ना उतना अवेयरनेस है सही तरीके से कि लोग अपने आप को ठीक रख सकें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं जगह जगह कैंप करता हूँ ताकि लोग जानें कि अपने मुख का सफाई कैसे रखना है, अपने हेल्थ को कैसे रखना है सही, उसके अलावा खान पान पे कैसे ध्यान देना है, खैनी नहीं खाना चाहिए, तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए। इन सब पे मेरा प्रोग्राम डे टू डे लाइफ में चलता रहता है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपना सेंटर ओपन किया है जिस सेंटर में मुख गला कैंसर के साथ सारी चीज़ों की जांच की जाती है। कैंसर की जांच करके और लोगों को ये पता चल जाए वक्त से पहले कि ये मालूम हो जाए कि ये बीमारी क्या है, तो शायद उसका इलाज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर इलाज यहाँ नहीं कर पाएंगे तो हम ये तो बता पाएंगे कि इलाज इसको कहाँ करा दिया जाए, कहाँ जाकर आप इलाज कराएं।
इस चीज़ की कमी मुजफ्फरपुर के लोगों में थी और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए थी, जिस चीज़ को मैंने पूरा करने के लिए डॉक्टर हक डेंटल एंड हेल्थ सेंटर का ओपनिंग किया। और मुजफ्फरपुर के माउंट लिटेरा जी स्कूल कन्हौली एवं किडजी कन्हौली में शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मातृ दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न तरह के खेल और एक्टिविटी कराए गए। डायरेक्टर आलोक रंजन ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। उपविजेताओं को प्रधानाचार्य रश्मि रंजन ने पुरस्कृत किया। म्यूजिकल चेयर में खादी भंडार की कुमारी शालू विजेता, मस्जिद चौक की नेहा कुमारी उप विजेता रही। क्विज की विजेता BMP 6 की संगीता कुमारी, उप विजेता लिप्रोसी मिशन चौक की आंचल सिन्हा रही। चीट बॉक्स के विजेता कन्हौली के प्रेमलता, उप विजेता पानीटंकी चौक की पूनम देवी रही। रैंप वॉक की विजेता 52 बीघा की मौसम कुमारी, उप विजेता रघुनाथपुर की वंदना हुई। सभी उपस्थित माताओं ने खुशी से भाग लिया। माउंट लिटेरा जी स्कूल कन्हौली एवं किडजी कन्हौली के डायरेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि हमारी माताओं ने अपने बच्चों की सफलता और खुशी के लिए अंतहीन त्याग किए हैं, इसलिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ये मातृ दिवस मना रहे हैं। My mother name is Shweta Saloni. She is so lovely and sweet. She cooks food for me. I love my mother very much. Thank you. अभी आप क्या करने वाले हो? पोयम अपनी मम्मी के बारे में 5 लाइन बताओ। मेरी मम्मी मुझको स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, खाना बनाती है, पढ़ाती है। और मदर्स डे बहुत अच्छा है। आज के प्रोग्राम के अनुसार स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और मदर्स के लिए सबसे अच्छा है इसलिए क्योंकि सारे मदर्स अपने अपने घर में रहती हैं और आज ये सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इससे हम लोग को ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कुछ कल्चर प्रोग्राम हो रहा है। जैसा आप जानते हैं आज मदर्स डे है और इसका सेलिब्रेशन हम लोगों ने बहुत धूमधाम से कर रहे हैं और उसका बहुत तरीके से आयोजन किया गया है, कई तरीक़ों से, जिसमें बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, रैंप वॉक ऑर्गेनाइज़ किए हैं, क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें प्राइज़ भी मिलेगा सारी मदर्स को। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ है जिनसे उनका मनोबल बढ़ता है। और मदर्स डे के बारे में आप सब जानते ही हैं कि मदर्स का योगदान जो हमारी ज़िंदगी में है उनसे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका वर्णन हम शब्दों में कर नहीं सकते हैं। उन्होंने जो त्याग किया है, उनके त्याग की वजह से आज मेरी भी माँ है और मैं भी इस जगह पे बैठा हूँ उनकी त्याग की वजह से। और बाकी जो भी बच्चे हैं उनको मदर्स काफ़ी त्याग करके उनका पालन पोषण करती हैं और इसी शुभ अवसर पे इसी योगदान को बताने के लिए हम लोग उनको ये मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और उनको एक खुशी के पल का एहसास हो, इसकी कोशिश किया जा रहा है इसी के द्वारा। CBSE के 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम लाने वाले सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर स्कूल परिसर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मौके पर मौजूद स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार एवं प्राचार्य सुबोध कुमार सहित सभी शिक्षकों ने बच्चों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए कहा कि आगे भी जरूरत पड़ने पर छात्रों की सहायता की जाएगी। प्राचार्य सुबोध कुमार ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद स्कूल के छात्र छात्राओं ने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया है। आंचल प्रिया, मेरे को 85% आया है। किस तरह तैयारी किए थे? किनका सहयोग रहा? पेरेंट्स का था, फिर टीचर्स का भी था और फ्रेंड्स का भी था। टीचर का सहयोग था? जी। स्कूल में कैसा पढ़ाई हो रहा था? बहुत अच्छा। हर जितना भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं। फिर मेरा मार्क्स 82% है। किस तरह तैयारी किए थे? बहुत अच्छा तैयारी किए थे और उसी के अनुसार मार्क्स आया है मेरा। किनका सहयोग रहा? मेरा सहयोग तो मेरे पेरेंट्स और मेरे सबसे ज़्यादा टीचर्स सहयोग किए और जो भी डाउट होता था वो सब चीज़ क्लियर कर देते थे अच्छे तरीके से और इसी के कारण मैं इतना मार्क्स ला पाई। 90% आया। किस तरह तैयारी कर रही है? सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी दिया और टाइम मैनेजमेंट सब। कितने मार्क्स आए?
जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या कुछ संदेश रहेगा? बस एक ही चीज़ की हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो और एनसीईआरटी फॉलो करो बस। मुझे 82% आया है। किस तरह तैयारी कर रही हो? मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देती हूँ और मैं सभी को यही कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट के साथ हार्ड वर्क करना चाहिए। स्कूल का कैसा सहयोग? स्कूल का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। हमारे जितने भी प्रॉब्लम थे वो सब स्कूल ने सॉल्व किए और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। 75। किस तरह तैयारी करते थे? कॉमर्स। तैयारी कैसे करते थे, किनका सहयोग रहा पढ़ाई में? सब टीचर का सहयोग रहा, सब टीचर बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। मैथ्स वाले सर भी करते थे और ज़्यादातर SST वाले सर करते थे। I spend equal time on every subject. Which subject is tough, I give special time on the subject and our teacher help us to achieve these successes. जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो क्या संदेश रहेगा, किस तरह तैयारी करें? बस यही संदेश रहेगा कि वो सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे। जो थोड़ा टफ है जैसे मैथ साइंस उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा प्रायोरिटी दे। मार्क्स क्या? 80%। किस तरह तैयारी करते थे, किनका सहयोग रहा? सब टीचर का सहयोग रहा। हम 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, हर सब्जेक्ट को अच्छा इक्वल देते थे, एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान देते थे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा अनुभव है। अच्छा अनुभव जी। स्कूल में पढ़ाई कैसा होता था? अच्छा होता है पढ़ाई अच्छा जी। संतुष्ट है रिजल्ट से? बिल्कुल संतुष्ट है। कितनी संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं बेहद संतुष्ट हूँ बच्चे के रिजल्ट से, इसलिए कि जहाँ खड़े हैं आप सेंट जोसेफ स्कूल पानापुर करियात में, यहाँ की पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मैंने जब भी देखा अपने बच्चे को अच्छे से मतलब व्यवहार में या मतलब शिक्षक जो हैं यहाँ पे उनकी जो कार्यकुशलता है या यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो व्यवहार है वो सब कुछ इस विद्यालय परिसर में आपको आने के बाद इतनी मन की स्थिति शांत अनुभव मिलेगी यहाँ पे आके। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगातार उसके डाउट को क्लियर करते गए और जो भी प्रॉब्लम सामने आया उसको क्लियर करते चले गए, जिसके कारण एक अच्छा प्रभाव हुआ और एक अच्छा परिणाम आया। रिजल्ट अव्वल कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर अपनी बखूबी तैयारी से इस रिजल्ट को अच्छा बनाया है। किस तरह तैयारी करवा रहे थे? हम बच्चों को ग्रुप प्रिपरेशन, पेयर प्रिपरेशन, इंडिविजुअल और सारे नोट्स को तैयारी करा के डिफरेंट क्वेश्चंस को तैयारी करा के उनको तैयारी कराएं। जी सब स्कूल से +2 और 11th दोनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला और हम लोग भी काफ़ी मेहनत उसके साथ किए, उनके हौसले को अफजाई किया और अच्छा मतलब जो सोचे थे उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आया और आगे भी कामना करते हैं इसी तरह स्कूल के बच्चे आगे अच्छे करते रहें और उसके भविष्य की कामना करते हैं कि वो भी आगे बढ़े। कल सर्वविदित है कक्षा 12 और 10 दोनों का CBSE रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही हमारे बच्चे अलग अलग माध्यम से संपर्क करने लगे, अपना अपना रिजल्ट बताने लगे। इसी बीच हम लोगों ने भी स्कूल के स्तर पर रिजल्ट की सारी प्रक्रिया करते हुए डाउनलोड कर सारे बच्चों को सूचित किया और रिजल्ट को देखकर बच्चे तो अत्यधिक प्रसन्न हैं। हम लोगों ने भी जो सोचा था उससे बेहतर रिजल्ट है, क्योंकि मन में एक डर था कि कोरोना के कारण इन बच्चों की पढ़ाई 2-2.5 वर्ष बाधित रही है, ऐसे में ये क्या करेंगे। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जीतोड़ मेहनत कर इन लोगों ने आशा से बेहतर परिणाम प्राप्त किया और विद्यालय का नाम अपने परिवार का नाम रोशन किया। और रिजल्ट के बाद विद्यालय प्रांगण ऐसा लग रहा था जैसे मेला सा दृश्य बना हो। सारे बच्चे अभिभावक प्रसन्न रहे। 12 में जितने बच्चे थे लगभग 100% सबों ने सफलता प्राप्त की है। विषयावार PCM, PCB, कॉमर्स के हिसाब से अगर बात करते हैं तो मयंक कुमार और PCB में ऐश्वर्या, इन लोगों ने 96.2 और 96.1 अंक प्राप्त किया। PCM में आशीष कुमार और आदित्य राज दोनों को ही बराबर अंक मिले हैं 95.2। कॉमर्स में स्नेहा सिन्हा 94.8 मार्क्स के साथ अपने स्कूल में प्रथम रही हैं। इसके अलावा
तकरीबन 35 बच्चे 90% ऊपर हैं, 85 और 90 के बीच में 22 बच्चे हैं, 80 और 85 के बीच में 34 हैं, 70% उसके आसपास 70 हैं और 60 से 70 के बीच करीबन 32 बच्चे हैं। इसी तरह से 10 में कुछ बच्चों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। एक विद्यालय का हमारा छात्र है आदित्य कुमार झा, जो पूरे विद्यालय में 97% मार्क्स के साथ सर्वप्रथम रहा है। शिवम कुमार, सुशांत, अमृता, इन सारे बच्चों का मार्क्स 90% से एभव है और करीब 39 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क प्राप्त किया है। शेष बच्चों का भी रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। अगर इसको देखकर कहा जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा। संक्षेप में यही कहेंगे कि विद्यालय का रिजल्ट प्रति वर्ष बेहतर होते जा रहा है और कोरोना के संकट को बच्चों ने अपने परिश्रम के बल पर बिल्कुल दूर कर लिया है। कोई भय उनके मन में नहीं रहा। जहाँ तक बच्चों के भविष्य की बात है, हम सभी इन्हें शुभकामना देते हैं और वह जहाँ जिस क्षेत्र में जाएं, मेरी आवश्यकता जब भी उनको पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं। समाज भी हमारे विद्यालय से काफ़ी प्रभावित है और इसका प्रभाव हमारे विद्यालय के प्रगति पर भी दिख रहा है और आशा करते हैं प्रतिवर्ष हम बेहतर करते जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।